रिजवाना बच्ची बेड पे पड़ी है, उठ नहीं सकती, उसके सर पे रेशा है, उसके डंडे मारे हैं, सोटे, कड़छे, चमचे, चिमटे गर्म करके लगाए हैं, कौन सा जुल्म जो नहीं किया गया। तो जज साहब ने जमानत दे दी, लेकिन 17 जख्म है, एक बच्ची जख्मी पड़ी, पूरी दुनिया देख रही है। जज साहब मुझे ये कह रहे हैं कि जी नंबर बताओ उसका जख्म का कौन सा है। फिर मैंने उनको ये कहा, जज साहब क्या आप ये अदालतें मजलूम के लिए हैं कि जालिमों के लिए हैं? जज साहब ने इस तरह मेरी तरफ देखा, मैंने कहा ये क्या मजलूमों के लिए हैं या जालिमों के लिए हैं? वो मजलूम को आप इंसाफ देंगे या जालिम को इंसाफ देंगे? मैंने अदालत में इसी तरह खड़े होकर कहा। फिर मैंने जज साहब को बताया कि उसका सर्जरी हुई थी, प्लास्टिक सर्जरी, उसकी टांग से गोश्त लिया और मुंह पे लगाया गया। जज साहब सवाल कहते हैं नंबर बताओ कौन सा जख्म है। तो एक दफ़ा शौक तो हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जिनके पीछे शौक तो हुआ, लेकिन आप समझ गए मैच फिक्स है वो तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। मैं तो मीडिया पे बैठा हूँ, मैं ये बात करूंगा तो लोग एतराज़ उठाएंगे, लोग बातें करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हारिस भट्टी। रिजवाना तशद्दुद केस आपके सामने है। रिजवाना बच्ची के जो वकील हैं फैसल जट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तकरीबन 7 से 8 दफ़ा इस्लामाबाद जा चुके हैं और इस केस को वहाँ जाके प्रोसीड कर चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस खातून की ज़मानत हो चुकी है। अब इस वक्त खातून आज़ाद है। फैमिली भी मेरे इर्द गिर्द बैठी हुई है, आपने इंटरव्यू देख भी लिया होगा अब तक उसकी फैमिली का। इनसे बात करेंगे कि उस खातून की ज़मानत किस बिनाओं पे हुई, और अगर हुई है तो कब तक ज़मानत है, आगे का क्या प्लान है। लेकिन वीडियो के आगाज़ में मैं गुजारिश करना चाहूँगा देखने वालों से, फैसल जट साहब जो अब तक इस केस को फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे थे, 7 से 8 मरतबा इस्लामाबाद आना जाना, यानी कि हर अगर एक दफ़ा जाना तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपये ईज़िली लग जाता है, जो कि अपनी पॉकेट मनी से लगा रहे थे। अब तक 7 से 8 लाख रुपया इस केस पर लगा चुके हैं। लेकिन गुजारिश, इनकी तो कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये तो कह रहे भाई मैं तो लड़ता रहूँगा, लेकिन देखने वालों से गुजारिश है कि उस खातून को इबरत का निशान बनाने के लिए आप फैमिली को सपोर्ट करें कि फैमिली डटी रहे। ऐसे फैमिली भी बेचारी वो खामोश हो जाएगी जब पास कुछ होगा नहीं केस लड़ने के लिए। और आखिर एक वकील भी कब तक अपनी पॉकेट मनी से करता रहेगा जब तक उसको पता है कि पाकिस्तान में इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, अगर डट जाओ तो इंसाफ की उम्मीद है भी। तो देखने वालों से गुजारिश है कि नंबर, फैसल जट साहब का नंबर मैं स्क्रीन पर चला रहा हूँ, आप बेशक इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। और अगर हो सके तो ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तान जो बाहर वीडियोस देख रहे हैं, जिनकी ये ख्वाहिश भी होगी ख़ास तौर पर वो लोगों की एक बड़ा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं इस केस में कि उस खातून के इबरत का निशान बनाया जाए, तो गुजारिश है कि फैसल जट साहब को आप काइंडली अपने तौर पर जितना हो सके आप इनके साथ कोऑपरेट करें ताकि इस केस को लेकर चलें और इनके लिए आना जाना थोड़ा मज़ीद आसान हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जट साहब, जो बातें आगाज़ में की हैं वो तो आप तो नहीं चाहते, आप तो कह रहे हैं मैं तो कर लूँगा, लेकिन फिर भी एक ज़िम्मेदारी बनती है एक पाकिस्तानी होते हुए कि आपके मुल्क में अगर इंसाफ नहीं मिल रहा किसी गुरबा को तो उनकी मदद करें, फाइनेंशियली करनी चाहिए। सर, इस बारे में है कोई जी बिल्कुल, ऐसे देखें, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि लोग ना डायरेक्ट हेल्प करें या डायरेक्ट इस तरह से करें, या उस फैमिली की भी, क्योंकि वो फैमिली भी एक इज़्ज़तदार फैमिली है। बिल्कुल, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, वो इज़्ज़तदार हैं, बाइज़्ज़त लोग हैं। तो अगर तो कोई सपोर्ट करना चाहता है, जो बाहर बैठे हैं, हमदर्दी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं, उन सबको ये रिक्वेस्ट है कि इस केस के पीछे बैकअप पे खड़े हो जाएं। तो बैकअप पे खड़े होने का मकसद यही है कि जो एक्सपेंडिचर उन बेचारों के लगते हैं, वो 5-10 लोग इस्लामाबाद जाते हैं फिर आते हैं, वो एक बड़ा खर्चा होता है, वो एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। फिर मैं भी एक लॉयर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अभी तक कुछ 7-8 फेरे तो नहीं, इससे ज़्यादा फेरे हो गए हैं। पहले FIR हुई, उसके पीछे गए, फिर दायरगी हुई, फिर ज़मानत हुई, हर केस में हम गए हैं, हर तारीख पे हम गए हैं। और मैं अपने खर्चे पे गया हूँ, मैंने इनसे 1 रुपया नहीं लिया। सामने बैठे हो आप, इनसे पूछ सकते हैं। और रुपया तक नहीं मैंने लिया, अपनी पॉकेट से लगाया है। मैं जब निकलता हूँ, एक वकील निकलता है, उसके साथ सिक्योरिटी भी होती है, उसके साथ असिस्टेंट्स भी होते हैं, फिर उसके साथ खाना, और तकरीबन को मिनिमम 50-60 हज़ार का खर्चा है नॉर्मली। कोई भी आम, आप भी इस्लामाबाद जाते होंगे तो आपको पता है कि जाना आना अपनी गाड़ी पे आजकल तो 25-30 हज़ार मस्ट है आना जाना। 25-30 हज़ार तो पेट्रोल है, गाड़ी पेट्रोल है, तो बाकी खर्चे डाल के तो 50-60 हज़ार। तो अगर कोई रिजवाना बच्ची के साथ जो इंसाफ दिलवाना चाहता है, वो मैं भी रिक्वेस्ट कर देता हूँ, कोई शर्म और कोई आर नहीं है, आप उनकी फैमिली की हेल्प करें। और अगर आप वकील की हेल्प करना चाहते हैं तो वकील को सपोर्ट दें, आप मुझे डायरेक्ट पैसे ना दें, कोई चीज़ ना दें, लेकिन एक जो सपोर्ट होती है एक लॉयर की कि वो अच्छा लड़े अपने वतन पाकिस्तानियों के लिए, हम वतनों के लिए, तो वो सपोर्ट लाजमी करें। बिल्कुल ठीक है सर। केस की तरफ आते हैं। ज़मानत एक अजीब सा लफ्ज़ है, कितना बच्ची को मारना, तशद्दुद करना और रिहा हो जाना। सबसे पहले बात तो ये है कि इंसाफ जो है ना पाकिस्तान में, वैसे तो इन्हीं चीज़ों की वजह से लोग कहते हैं कि नापैद हो गया है, और इसलिए 130वें नंबर पे हम, इसीलिए 130वें से 140वें नंबर पे आ गए हुए हैं। बिल्कुल सही है। तो ये इंसाफ की, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि मेहर बुखारी का एक केस चला, वहाँ पे उनका मर्डर केस में इनका नाम था,
इन्होंने उनको मशवरा दिया था, एक कत्ल केस में मशवरा दिया और 3 महीने के अंदर ट्रायल मुकम्मल हुआ और सजाएं सुना दी गई। यूरोप क्यों हमसे आगे है? दोनों माँ बेटियों को सजा हो गई, एक को 35 साल हुई और कुछ 125 एक को 25 साल हुई। ये है, अगर तो सीखना है, आप कहते हैं जी उनको मगरिब की तरफ देखो, उस मुआशरे की तरफ देखो, तो फिर देखो ना भाई, 3 महीने के अंदर ट्रायल मुकम्मल, कत्ल का ट्रायल मुकम्मल, इंसाफ हो गया। रिजवाना बच्ची बेड पे पड़ी है, उठ नहीं सकती, उसके सर पे रेशा है, उसके डंडे मारे हैं, सोटे, कड़छे, चमचे, चिमटे गर्म करके लगाए हैं, कौन सा जुल्म जो नहीं किया गया, तो जज साहब ने जमानत दे दी। हम तो देख के हैरान हो गए कि क्या जुल्म की बर्बरियत है कि पाकिस्तान में क्या हम लोग इसी तरह जिंदगी गुजारेंगे? क्या पाकिस्तान इसी तरह चलेगा? सर रिमार्क्स क्या थे, किन बिना पर जमानत हुई है? रिमार्क्स यही हैं कि अक्सर नॉर्मली जो होते हैं, ये फौजदारी केसेस होते हैं, इसमें जब कोई जुडिशल हो जाता है तो उसके बाद जमानत होनी होती है। ये नहीं होती कि कत्ल का भी केस हो कोई भी, लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जो हाईलाइटेड होते हैं, जो पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है। अक्सर केसेस नहीं देखते, पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान देख। बच्ची के साथ हमदर्दी है। रिजवाना बच्ची जो है वो बिस्तर पे पड़ी हुई है, हड्डियां उसकी मतलब अंदर से फ्रैक्चर्ड हैं, जख्म हुए पड़े हैं, कीड़े पड़े हुए हैं, उसके दिमाग, ये सर पे जो उसका चोट लगी हुई है, अभी तक उसके कीड़े पड़ गए हैं उसमें, तो वो रेशा अभी तक साफ नहीं हो रहा, मशीनें लगाई हुई हैं। तो जज साहब ने जमानत दे दी। मैं कहता हूँ कुरान पाक की आयत अक्सर अदालतों के पीछे लगी होती है कि और जब भी तुम मामलात को डील करो तो इंसाफ के साथ करो। मैं ये सवाल करता हूँ जज साहब से जिन्होंने ज़मानत उनकी मंजूर की है, क्या जज साहब को क़यामत वाले दिन ये सवाल नहीं होगा? क्या उनको ख्याल नहीं आया कि मुझे क़यामत वाले दिन सवाल होगा कि एक मासूम बच्ची, फिर अदालत में खड़े होकर उनका ये कहना था कि भाई अगर ये यहाँ का वाक़या है तो बच्ची को इधर ले आओ। यानी कि एक जज को ये सूट करता है रिमार्क। मेरे लिए बायस इज़्ज़त है, मेरे लिए बायस मतलब इज़्ज़त और तकरीम के काबिल हैं, क्योंकि वो सीट, वो मनसब अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने जो चीज़ दी है हमें उसका एहतराम करना चाहिए। तो उस सीट और उस मनसब पर बैठ के आप इस तरह करें कि आप ये कहें कि बच्ची को फिर इस्लामाबाद ले आओ। जो बच्ची उठ के नहीं बैठ सकती, आप उसको कह रहे हैं इस्लामाबाद ले आओ, क्योंकि यहाँ की, किस वजह से कह रहे हैं? क्योंकि जी सोमिया के वकील ये कह रहे हैं, सोमिया के वकील ये कह रहे हैं कि जनाब आप वो जो हमें मेडिकल रिपोर्ट है ना वो चाहिए। तो जज साहब कह रहे हैं अच्छा मुझे बताओ, फिर मैं लिखता हूँ, मैं इनको इजाज़त देता हूँ। फिर हमने बहस की कि अगर मेडिकल चाहिए, जो मेडिकल आईओ के पास है, जो मेडिकल बना है, जो डॉक्टर्स ने बनाया है, जो सरगोदा हॉस्पिटल से हुआ, सारा कुछ वो जो इनके पास है वही हमारे पास है। ये कौन सा मेडिकल कह रहे हैं? फिर मेडिकल लेने की इजाज़त दे रहे हैं। फिर उसके बाद बात की तो मैंने उनको ये कहा, अदालत में मैंने ये कहा कि जज साहब अगर तो इन्होंने लेना है तो जिस जगह पर बच्ची मौजूद है उस शहर से जाके मजिस्ट्रेट से ले लें, क्योंकि मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी है, वो देगा। आप इस्लामाबाद में, आपकी तो अथॉरिटी नहीं है। फिर हुआ ये, उन्होंने इस तरह के कुछ सवालात किए। फिर हम जो चीज़ सवाल कर रहे थे तो जज साहब मतलब ऐसा लग रहा था कि प्रेशर करने की कोशिश पूरी की जा रही थी हमें। मैं ये कह रहा था कि उस बच्ची को ये जख्म है, तो वो आगे से और सवाल करके अंडर प्रेशर कर रहे थे। मतलब यानी कि वो जख्मों के निशान पूछ रहे थे, कहाँ कहाँ पे? जी जख्म नंबर बताएं जी, वो कौन सी नंबर है, कौन सी, ठीक है वो अदालत का राइट है, लेकिन 17 जख्म है, एक बच्ची जख्मी पड़ी, पूरी दुनिया देख रही है। जज साहब मुझे ये कह रहे हैं कि जी नंबर बताओ उसका जख्म का कौन सा है, और जी किधर है ये वो। तो खैर उस वक्त भी हमने रिक्वेस्ट ही की, क्योंकि हमारा एक वकील की ये ड्यूटी होती है कि उसको डिफेंड करे, अपने क्लाइंट को बताए। तो एक मजलूम, फिर मैंने उनको ये कहा जज साहब क्या आप ये अदालतें मजलूम के लिए हैं कि जालिमों के लिए हैं? जज साहब ने इस तरह मेरी तरफ देखा, मैंने कहा ये क्या मजलूमों के लिए हैं या जालिमों के लिए हैं? वो मजलूम को आप इंसाफ देंगे या जालिम को इंसाफ देंगे? मैंने अदालत में इसी तरह खड़े होकर कहा। तो फिर मैंने कहा बच्ची को इधर लेके आने की ज़रूरत क्या है इस्लामाबाद में, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, हम उससे सेटिस्फाइड हैं, फैमिली सेटिस्फाइड है। 14 डॉक्टर्स का एक वो पूरा बना हुआ है, उसके अंदर पंजाब हुकूमत इन्वॉल्व है, तो हमें तो सेटिस्फेक्शन है, हमें तो कोई एतराज़ नहीं। खैर वो बेल उन्होंने देनी थी, उनकी ग्राउंड्स, वो जब तमहीद बांधना शुरू की जी फलां फलां कानून, जी फलां फलां कानून, सारे कानून का मैं क्या करूं भाई? एक बच्ची के साथ जुल्म हुआ, उसको मारा, मार के उसका आपने क्या बना दिया? उसके ऊपर मांस बोटी नहीं है। फिर मैंने जज साहब को बताया कि उसका सर्जरी हुई थी, प्लास्टिक सर्जरी, उसकी टांग से गोश्त लिया और मुंह पे लगाया गया। जज साहब सवाल कहते हैं नंबर बताओ कौन सा जख्म है? तो एक दफ़ा शौक तो हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जिनके पीछे शौक तो हुआ, लेकिन आप समझ गए मैच फिक्स है। वो तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? मैं तो मीडिया पे बैठा हूँ, मैं ये बात करूँगा तो लोग एतराज़ उठाएंगे, लोग बातें करेंगे। तो वो आपने उनकी फैमिली के कमेंट्स ले लिए हैं, उन्होंने बता ही दिया है कि क्या हुआ है। तो उम्मीद है अब हम इसको, ये जो बेल मंजूर हुई है, ज़मानत, ट्रायल तो चलेगा, चाहे ये ज़मानत मंजूर हो गई है, ट्रायल होगा इंशाल्लाह, साबित भी होगा जब ये मुकम्मल तौर पे केस पूरा हो जाएगा, मेडिकली वो बच्ची भी
उसकी भी कोई इंप्रूवमेंट होगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सज़ा होगी, जो जो इसमें शामिल होंगे सबको सज़ा होगी। और हम इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें हम इसको चैलेंज करेंगे, तो वहाँ पे इनकी जो ज़मानत है उसको कैंसिल करवाएंगे। बिल्कुल जी। फैसल जज साहब मेरे साथ मौजूद थे, सारी रुदात बताई इस कि फ़ैसले के हवाले से जो उसको ज़मानत मिली है। आखिर में फिर ये कहना चाहूँगा कि इस केस को एक ही सूरत में अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है कि अगर आप फाइनेंशली तौर पर कम से कम इस काबिल सपोर्ट दें जज साहब, वकील साहब को, उनकी फ़ैमिली को, कि वो इस केस को लेकर चल सकें। क्योंकि हर केस को, हर अदालती फ़ैसलों को चैलेंज करने के जब आप हाई कोर्ट में जाते हैं, आपके अखराजात मज़ीद बढ़ जाते हैं, आपके मज़ीद पैसे लगना शुरू हो जाते हैं, आना जाना लाहौर से इस्लामाबाद, यही बड़ा एक पेट्रोल जितना महंगा है, ये सारे अगर वसाइल को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए अच्छी खासी अमाउंट चाहिए होती है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं, जो जिनकी ख्वाहिश है, जो जिनके दिल में एक तड़प है, जो चाहते हैं कि वाकई इंसाफ हो और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए, तो काइंडली फैसल जज साहब के साथ आप लाजमी कोऑपरेट करें। अब तक तो ये केस को फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे थे, आगे भी लड़ते रहेंगे, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद करके काइंडली इनको सपोर्ट दें, ताकि इस केस को लड़ें और उस खातून को इबरत का निशान बनाकर सुकून से बैठें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।